Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are all fine and staying safe at home and taking good care of yourselves. I welcome you in AppSec's online support program round 2. My name is Mrs. Sobia Fiaz and I will teach you English for class 10th. Today we will do some topics of grammar. The contents of today's lecture are present tense and kinds of nouns. First of all, we will do present tense. As you know, boys, in English there are 4 present tenses: simple present, present perfect tense, present perfect, continuous and present continuous. These are 4 sentences. First, we will do present indefinite tense. Present indefinite tense, also known as simple present tense, denotes a stative or habitual or eternally true action. In Urdu, जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है और इससे हमें पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है. द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज एज फॉलोज. फर्स्ट देयर इज द सब्जेक्ट, देन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन भी हो सकता है और जब थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ सिंपल वर्ब के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं प्लस और आगे डॉट्स. डॉट्स मीन्स आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है इस जुमले का बकिया हिस्सा. सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का मतलब है कि जैसे ही कट्स द ग्रास, ही इज़ द सब्जेक्ट, कट इज़ द वर्ब, एंड एज इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी विल पुट एस विद कट. ही कट्स द ग्रास. द सेकेंड स्ट्रक्चर इज़ in the subject or other kinds, means that it can be plural, plus verb in simple present form. The simple present form is the first form of the verb. verb की first form लगेगी और अगर subject plural होगा तो उसके साथ s या es का इजाफा नहीं होगा. जैसे कि we cut the grass. जब हमने we लगाया, we आपका subject plural है, ज़्यादा लोग हैं, प्लूरल है, तो हम उसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे. द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज ही, शी और इट. कट्स द ग्रास तीनों के साथ आ सकता है, तीनों के साथ. और जब वर्ब लगता है तो ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जब वर्ब लगता है तो उसके साथ हम एस लगाते हैं. दिस इज़ सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट. सेकेंड इज़ दे कट द ग्रास. यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो इसलिए हमने कट के साथ एस नहीं लगाया. वी कट द ग्रास, यहाँ पर भी सेम होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है. द फोर्थ वन इज़ यू कट द ग्रास. यू इज़ द सेकेंड पर्सन और इसके साथ भी हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते और आई के साथ भी एस या ई एस का इजाफा नहीं होता. सो यू शुड रिमेंबर कि ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगाते हैं और बाकी आई, वी, दे, यू इनमें किसी के साथ भी वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाते. एंड व्हाट डू वी डू टू मेक इट नेगेटिव? हम डू नॉट लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज़ नॉट लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो एग्ज़ाम्पल्स में सेंटेंसेस दिए हुए हैं, अगर हम इन्हीं को नेगेटिव बनाएं तो ये हो जाएगा ही, शी और इट डज़ नॉट कट द ग्रास. और अगर हम प्लूरल में जाएं जैसे दे कट द ग्रास तो ये हो जाएगा दे डू नॉट कट द ग्रास, वी डू नॉट कट द ग्रास, यू डू नॉट कट द ग्रास. जबकि ही, शी और इट के साथ हो जाएगा डज़ नॉट, लेकिन हम डज़ नॉट लगाने के बाद वर्ब के साथ एस हटा देंगे और हम कट्स को कट कर देंगे तो ये हो जाएगा ही डज़ नॉट कट द ग्रास. Now we'll move on to the present continuous tense. The present continuous tense is used to indicate the ongoing time. जारी, जो वक्त जारी हो, जो वक्त चल रहा हो, जिसमें काम का हो उस वक्त में होना पाया जाए. उर्दू में इसके जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है.
The structure of the sentence is first is subject is MR plus verb plus ING. हम सब्जेक्ट के साथ उसके अकॉर्डिंगली इज़ एम या आर लगाते हैं और फिर वर्ब के साथ ING लगता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, I am going to the college field. Second example is he is coming here for some tips. Third example is they are making a basketball ground. In these examples, as you can see, I के साथ am लगता है, he और she और it तीनों के साथ हम is लगाते हैं, I के साथ am और you और they के साथ हम और we के साथ भी हम are लगाते हैं. और verb, जैसा कि आप verb देख रहे हैं, पहले सेंटेंस में going, दूसरे में coming और तीसरे में making, इन सब के verbs के साथ हमने ING लगाया है to make it present continuous tense. अब जब हमने इनको नेगेटिव बनाना होता है तो हम इन्हीं जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स लगे हुए हैं एम, इज़ और आर, इन सब के साथ नॉट लगा देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम नॉट गोइंग टू द कॉलेज फील्ड, ही इज़ नॉट कमिंग हेयर फॉर सम टिप्स, दे आर नॉट मेकिंग अ बास्केटबॉल ग्राउंड. एंड इफ़ यू हैव टू मेक इट इंटरोगेटिव तो हम यही हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एम आई गोइंग टू द कॉलेज फील्ड, इज़ ही कमिंग हेयर फॉर सम टिप्स, आर दे मेकिंग अ बास्केटबॉल ग्राउंड. और हम इनमें इंटरोगेटिव के बाद जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाते हैं. नेक्स्ट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंडिकेटेड एन एक्शन दैट हैज़ बीन completed इन द प्रेजेंट टाइम, जिसमें काम जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है वगैरह आता है. इसका मतलब है कि काम हाल ही में मुकम्मल हो चुका है. The structure of the sentence is first this is the subject, then we put the helping verb have or has, फिर हम verb की past participle की form लगाते हैं. past participle means the third form of the verb. अब have किसके साथ लगता है? I, we, they और you, उसके साथ हम have लगाते हैं. और has किसके साथ लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि he, she और it. और सिंगुलर के साथ हम हैज़ लगाते हैं. ये हेल्पिंग वर्ब्स है, जबकि हम प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं. एग्जांपल्स, आई हैव रेड द बुक, शी हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स, दे हैव वन द मैच. इन ऑल दीज सेंटेंसेस, एज यू कैन सी, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड and the helping verbs are has and have. And if we want to make them negative, we will simply put not after the helping verbs. For example, I have not read the book, she has not watered the plants, they have not won the match. In the same way, if you want to make them interrogative, you will put the helping verb in the beginning of the sentence. For example, have I read the book, has she watered the plants, have they won the match. And we also put question marks at the end of the sentences. Now, present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense is used to indicate an action that began in the past and is still occurring in the present. Time of action is mentioned in the present perfect continuous tense. इसके अंदर वक्त का मेंशन होता है, वक्त बताया गया होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस के अंदर. और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, यानी कि इसमें कुछ खूबियाँ परफेक्ट टेंस की होंगी और कुछ कॉन्टीन्यूस की. कॉन्टीन्यूस की तरफ से क्या होगा कि हम वर्ब की इसके स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं. हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे और हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे इन द सेम वे एज़ वी हैव डन इट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यू कैन सी द स्ट्रक्चर. We first of all there is the subject, then we use have and has according to the subject of the sentence. Then we also add the word been in it, and then we put verb plus ING, and we also use since and for the time. Now we will see the examples. Alex has been reading for 3 years. जहाँ पे वक्त का बताया गया होता है, वक्त मेंशन होता है हमें एग्जैक्ट, वहाँ पे हम for लगाते हैं. और जहाँ पे वक्त का सिर्फ इशारा दिया जाता है, हम वहाँ पे सिंस लगा रहे हैं. हमें वक्त का जब जहाँ एग्जैक्ट पता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एज यू कैन सी इन द सेकंड एग्जांपल, आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस 10 AM. टाइम मेंशन है, डे मेंशन है, सो वी आर
putting since there. Alex has been reading for 3 years. I have been sleeping since 10 a.m. Robert has been working in that shop for 6 years. We have been living together for 4 years. Years और months mention है लेकिन exact time mention नहीं है, तो फिर हम for लगाएंगे. अगर time mentioned है तो हम since लगाएंगे. Clear this confusion. Next is second topic, kinds of noun. How many kinds of nouns do we have, students? Yes, we have 6 types. First one is common noun, second is proper noun, third is abstract, then concrete, then collective, and then countable and uncountable nouns. But before starting the kinds of nouns, do you all remember the definition of noun? What is noun? Yes, noun is the naming word. Noun is the name of a person, place or thing. And now we will read the kinds of nouns. First of all is common noun. Common nouns name any person, place, thing or idea. They are not capitalized unless they come at the beginning of a sentence. Proper noun. Proper nouns are the names of specific people, places, things or ideas. Proper nouns should always be capitalized. Here is a chart to understand the proper and common noun with examples. Common nouns do not have a name, whereas the proper nouns have names. For example, car is a common noun, but when we give a name to the car, for example, Audi. Audi is the name of a car, so Audi is proper noun. Then country. Country is a common noun. We write it with small letters. But when we name a country, for example, England, England is starting with the capital letter E. So England is the proper noun. Then there is singer. The word singer is a common noun. But when we name a singer, any singer, for example, Justin, so Justin is proper noun. It will start with the capital J. Then drink. Drink is a common noun. Drink is very, very common. But when we name a drink, for example, Pepsi is the name of a drink, so Pepsi will be a proper noun. I hope you have understood the difference between proper and common noun. Let's move on to the abstract noun. Abstract noun is a noun denoting an idea, quality or a state rather than a concrete object, for example, truth, danger, happiness. Remember, we cannot touch abstract noun and it is not like material noun. The examples of abstract noun are, there are different categories of abstract nouns. The first category is of feelings, for example, anxiety, fear, pleasure. We can feel pleasure, we can feel fear, we can feel anxiety, but it is something that is only felt and it cannot be touched. Next are the states like freedom, chaos, misery. Then we have emotions like anger, shock, sorrow. Then we have qualities like courage, honesty, patience. Then there are concepts like charity, comfort, descent. Then there are the moments like birthday, marriage, death. These are all the examples of abstract nouns. Now we'll move on to the concrete noun. A concrete noun is a noun that you can see, hear, smell, touch and taste. Remember, an abstract noun is something that you cannot see, hear, smell, touch or taste. Here's the list of concrete nouns. The list of concrete noun is unending, but this is a small list. A few things are mentioned, for example, the names of animals, soup, smoke, train, police, lemon, finger, coffee. These are all the things that can be detected and felt with our 5 senses. Then collective noun. A collective noun refers to a group of people, animals or a collection of things taken as a whole. For example, army. Army is a single word, but there cannot be an army with a single person in it. There must be thousands of people in army. So army is a single word, but it has a lot of people. Then there is the word
class, school, then there is committee, crew, crowd, flock, group. There are many examples of collective nouns, as you can see. Then there are countable and uncountable nouns. Nouns can be either countable or uncountable. Countable nouns or count nouns are those that refer to something that can be counted. They have both singular and plural forms. For example, cat, cats, women, women, country, countries. Uncountable nouns can't be preceded by a or an. It means that they cannot be counted. They are uncountable. Here are some examples of countable and uncountable nouns. For example, eggs, they are countable. Milk is uncountable. Banana is countable. And floor is uncountable. In the same way, all the examples are given to you. Now we will move on to the written work that you have to do on loose sheets. Remember, do your work on loose sheets, and if there is some book work, I will mention it to do it on the book, and then you will do it on the book. Here is an exercise. I will send you the copy of this exercise also. What you have to do is that you will have to write the correct form of the present tense, indefinite or continuous. You can only change these sentences into indefinite or continuous by putting in the right or the correct form of the verb that is in the bracket. You have done this in your class 9th. It is from your grammar book. I will check it how much do you remember it. This is the next exercise. In this also you will have to put the verb in the correct form, but only on present perfect or present perfect continuous. You will have to do both these exercises on sheets. Then there is the exercise of kinds of noun. Here is the exercise. Point out the nouns in the following sentences and state whether they are common, proper, collective or abstract. आपने ये एक जुमला लिखना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द एंग्री मॉब पेल्टेड स्टोन्स एट द पुलिस. अब किसी एक जुमले के अंदर ये भी हो सकता है कि इसमें कॉमन नाउन भी हो, इसमें कलेक्टिव नाउन भी हो, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी हो. तो आपने उसको अंडरलाइन करना है और उसके ऊपर मेंशन कर देना है. कॉमन के लिए सी लिख दें, प्रॉपर के लिए पी, कलेक्टिव के लिए भी सी लिख दें या COL लिख दें, और फिर एब्स्ट्रैक्ट के लिए ए लिख दें. आपने एक्सरसाइज करनी है. दीज आर 10 सेंटेंसेस. ये 10 सेंटेंसेस आपने अपनी कॉपी के, दीज आर 14 सेंटेंसेस इन टोटल. आपने ये 14 सेंटेंसेस अपनी कॉपी के ऊपर या अपनी शीट के ऊपर लिखने हैं. लिखने के बाद अंडरलाइन करने हैं इनमें से नाउन, और ऊपर लिखना है कि ये कौन सा नाउन है. नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है डिसाइड वेदर दीज नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल. इसी तरह आपने एक्सरसाइज करनी है. सेंटेंस लिखना है और उसके आगे अगर काउंटेबल है तो सी और अगर अनकाउंटेबल है तो यू. यहाँ पे जो आपके नाउन्स हैं वो उनको पहले से ही बोल्ड में लिख दिया गया है. आपने ये देखना है कि ये, फॉर एग्ज़ाम्पल, द फर्स्ट वन इज़ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन. अब चिल्ड्रन बोल्ड में है तो ये क्या है, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, और आपने उसको आगे ब्लैंक में लिखना है. आप उस वर्ड के ऊपर भी लिख सकते हैं उसको अंडरलाइन करके. दिस वॉज योर रिटन वर्क. आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. कंप्लीट योर वर्क एंड देन send it to the group so that I can check it. Allah Hafiz and have a